Hello students, I am Madhuri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is Bohr atomic model. ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करने के पहले आपको मैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूवमेंट करते हैं तब ये एनर्जी रिलीज करते हैं रेडिएशंस के फॉर्म में। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो रेडिएशन एमिट करने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और एक टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के ऊपर गिर जाता है। ये था रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब नील बोर आए तब नील बोर ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन तो एमिट जरूर करता है लेकिन उसका वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता है। और वो क्यों नहीं गिरता है, इसके लिए नील बोर ने कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसे हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने 4 पॉस्टुलेट्स दिए थे जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पहले देख लीजिए द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के उसी डिफेक्ट को हटाने के लिए बोर ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसे कि हम रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर एटॉमिक मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। बोर ने यह मॉडल 1913 में प्रपोज किया था, जिन्होंने रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स को सही कहा, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिव न्यूक्लियस। जो हमारा सेंटर एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरी चीज़ पॉइंट ये था कि न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन बट इलेक्ट्रॉन नॉट मूवमेंट इन वन ऑर्बिटल। जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के हमने बताया जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन बोर ने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूवमेंट ना करते हुए और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स में मूवमेंट करता है। अब वो कैसे करता है इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उस बेस पे बोर के अकॉर्डिंग ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में न होकर पार्टिकल की स्मॉल यूनिट के फॉर्म में होती है जिसे कि हम क्वांटा कहते हैं। जो एक क्वांटा होती है उसे हम फोटॉन कहते हैं और एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है E=hν। H जो है आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड और V जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है। ठीक है, V आप जानते हैं क्या होता है, c/λ। c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ, रेडिएशन की वेवलेंथ को शो करता है। तो इस वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं तो E=h c/λ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी रेडिएशंस की, किसी भी लाइट की एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बोर के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो हमारे नील बोर जो थे उनका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट। उन्होंने कहा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। देखिए ये हमारा एक पहला सर्कुलर पाथ, ये दूसरा सर्कुलर पाथ, ये तीसरा सर्कुलर पाथ है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। ठीक है, हर पाथ की, हर स्टेशनरी पाथ की या ऑर्बिट की एनर्जी जो हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी और रेडियस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए इस पाथ को क्या नाम दिया गया, n=1, इस पाथ को n=2, इस पाथ को n=3 कहा गया।
जो n इज इक्वल टू 1 होता है इसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं या फिर हम उसे लोअर एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा बोर का पहला पोस्टुलेट। अब बोर का दूसरा पोस्टुलेट क्या था? दूसरा पोस्टुलेट ये था कि द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है वो चेंज नहीं होती, चाहे एनर्जी रिलीज हो या फिर एनर्जी ऐड हो। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अपने अपने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेंटर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये है इसके फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस के सबसे पास ये हमारा फिक्स न्यूक्लियस स्टेशनरी स्टेट है जिसे हम n=1 कह रहे हैं। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पाथ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास है और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा पाथ है जिसे हम n=2 कह रहे हैं, ठीक है, इस दूसरे पाथ की जो एनर्जी होगी वो इस पाथ की एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूरी बनाए हुए हैं, जिसके कारण इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस पाथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, जिसके कारण इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आते हैं उसकी एनर्जी कम होती जाती है। जब हम यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सीधा हायर स्टेट में जंप कर जाता है। ठीक है, लेकिन उस हायर स्टेट में ये ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाता, जिसके कारण वो उस एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट करता है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये था हमारा नील बोर का दूसरा पोस्टुलेट। अब नील बोर का तीसरा पोस्टुलेट देखिए क्या बोलता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि जो हमें स्पेक्ट्रा मिलते हैं, जो पीक्स मिलते हैं, आप सभी जानते हैं जो पीक्स होते हैं वो हमें इस तरीके से मिलते हैं। कुछ पीक्स हमें इस तरीके से मिलेंगे, कुछ हमें ऐसे पीक्स मिलेंगे, कुछ हमें ऐसे पीक्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा हमें कब मिलते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, रेडिएशन यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसे एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, मतलब N1 से N3 में आ जाएगा। तो N1 की जो एनर्जी होगी और N3 की जो एनर्जी होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। तो दोनों के डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होता है, एनर्जी रेडिएशंस एमिट होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है और जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, Sc/λ = E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल मतलब जो हमारी फाइनल स्टेट होगी उसकी एनर्जी और इनिशियल स्टेट की एनर्जी का अंतर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/λ = 1/Sc EF माइनस EI। ठीक है, EF माइनस EI को हम डेली से भी शो करते हैं, जो कि एनर्जी में डिफरेंस को शो करता है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब की गई रेडिएशंस की वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन द्वारा एमिट की गई रेडिएशन की वेवलेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट जिसे हमने N1, N2, N3 नाम दिया है,
हर स्टेट की अपनी एनर्जी होगी, E1, E2, E3, E4 होगी, और पर्टिकुलर उस एनर्जी की अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा जैसे कि E1 माइनस E2, E2 माइनस E3, इसकी भी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लैम्डा की भी क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो उसी फिक्स्ड वैल्यू को क्या कहा जाता है, क्वांटाइज्ड कहा जाता है, जिसे कि हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू में न तो 0.1 का भी अंतर नहीं होगा, वो वैल्यू फिक्स्ड होगी, ना 0.1 ज़्यादा होगा ना 0.1 कम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉस्टुलेट बोर का। अब बोर का चौथा पॉस्टुलेट क्या कहता है, चौथा पॉस्टुलेट ये कहता है कि एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है आर रेडियस से, ठीक है, जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में आर रेडियस से मूवमेंट करता है तो उसका मोमेंटम एम होता है और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर। एम वी आर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई। एन जो है वो इंटीजर होते हैं जो 1 2 3 4 5 3 6 7 8 एक्सेट्रा होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो या तो 1h अपॉन 2 पाई होगा, 2h अपॉन 2 पाई होगा, 3h अपॉन 2 पाई होगा। मतलब वो जो वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। तो ये थे हमारे बोर के 4 पॉस्टुलेट। अब बोर ने अपना एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया था, किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला बताया जा चुका है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HU, जो कि डेली इज इक्वल टू HV होता है, V इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू क्या किया जाता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने बनाई हैं हाइड्रोजन एटम की, जो बोर ने बताई थी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम है जो कि क्या कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की ओर मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा N1 ग्राउंड स्टेट है, फिर N2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, N4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, N5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, N6 फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, N7 सिक्स एक्साइटेड स्टेट और N8 जो है वो 7th एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो हमारा सबसे हायर एनर्जी लेवल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जब वो एनर्जी का लूज करता है तो सीधा ग्राउंड स्टेट पे आता है। यदि 7 पे होगा तो एनर्जी का लूज करके भी वो कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। यहाँ 6 में होगा तो ग्राउंड स्टेट में, मतलब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से, चाहे वो 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो या 2 हो, वो कहाँ पर आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इस तरीके से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज कहते हैं। और ये जो लेमन सीरीज है वो हमें कौन से रीजन में मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। अगर हम अल्ट्रा वायलेट रीजन में एक्साइटेशन कराएंगे तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, लेमन सीरीज मिलेगी। लेकिन यदि हम विजिबल लाइट में ये प्रोसेस कराते हैं तो हमें कैसी स्पेक्ट्रम मिलती है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में ना आकर वो अपने ग्राउंड स्टेट में ना आकर उससे थोड़े एक्साइटेड स्टेट में आता है। जैसे कि 8 से 2 में आ रहा है, 7 से 2 में, 6 से 2 में, 5 से 2 में, 4 से 2 में, 3 से 2 में, 2 से 2 में आ रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज मिलेगी इसे हम क्या कहेंगे, बैलमर सीरीज कहेंगे, जो कि हमें विजिबल रीजन में फाइंड आउट होती है। वैसे ही IR रीजन में देखिए, IR रीजन में हमें 3 प्रकार की सीरीज मिलती है, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और प्रिफंड सीरीज। इस सीरीज में देख लीजिए वो अपने ग्राउंड स्टेट में ना आकर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आता है। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन शो की है, या इसके यहाँ पे हम और भी अदर एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रल लाइंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद अलग अलग रीजन में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूवमेंट करने के बाद एक टाइम के बाद वो उसका इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो सीधे नाभिक में गिर जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत था,
तब बोर आए, तब बोर ने बताया कि हर पाथ की, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है और अपना रेडियस होता है जो कि कांस्टेंट होता है, जिसके कारण वो रेडिएशन तो एमिट भी करता है लेकिन एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये था हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।